क्या उत्तर प्रदेश में दलित सियासत कुछ करवट ले रही है? एक समय बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक चेहरा बन गई थी। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे पूरी दलित सियासत को आप महसूस कर सकते थे, पढ़ सकते थे। दलितों के उभार का एक नया अध्याय लिखा गया था उसमें। वो 4 बार प्रदेश की सूबे की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन क्या अब उसमें कुछ विभक्त हो रही है दलित सियासत? क्या उसमें विकेंद्रीकरण आ गया है? उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं पहले। उसी से शुरुआत करते हैं कि एक समय अपने दम पर सरकार बना लेने वाली बहुजन समाज पार्टी इस समय अंतिम जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें 9 दशमलव कुछ फीसद मतदान मत उसे केवल मिला और उसका कोई भी सांसद नहीं जीत पाया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसका सिर्फ एक विधायक है। अब ताजे घटनाक्रम पर आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब बहुजन समाज पार्टी इस तरह की तैयारियों के बीच में फिर से सक्रिय हुई थी, चर्चाएं हुई थी। बहन जी ने, मायावती जी ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ प्रेस रिलीज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी हुई और ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी बहुत हो गया, अब फिर से खड़ी होगी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा राजनीति को फिर से देखें तो सबसे पहले एक सहारनपुर के वाकये का जिक्र कर लेते हैं। सहारनपुर देहात में बहुजन समाज पार्टी की एक सभा थी और सभा में जो प्रत्याशी थे, जो वहाँ संभावित दावेदार थे, उनके समर्थकों द्वारा या उनके प्रचार तंत्र द्वारा ये कहा गया कि वहाँ पर बहन जी आ रही हैं इस रैली में। और इसका रैली के दिन तक इसका प्रचार चलता रहा सोशल मीडिया पर, तमाम जगह, वेबसाइट्स पर और कहीं कहीं पर ये भी आ गया, कुछ पत्रकारों ने भी कहा कि बहन जी सहारनपुर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक प्रदेश कार्यालय से इसकी कोई सूचना नहीं थी और बाद में बहन जी वहाँ नहीं गई। ऐसा ही कुछ अयोध्या और अकबरपुर की रैलियों के बारे में भी कह सकते हैं। वहाँ भी जब इसकी शुरुआत हुई थी कि अयोध्या और अकबरपुर में बसपा की रैली है, जितेंद्र सिंह बबलू वहाँ शामिल होंगे, तो भी कुछ दिन तक ये बात चली। हालांकि तब ये थोड़ा जल्दी साफ कर दिया गया कि बहन जी नहीं जा रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष बिशंबर पाल वहाँ जाएंगे। उनके जाने का जब कार्यक्रम तय हुआ तो लोगों को पता चल गया कि बिशंबर पाल ही इस कार्यक्रम का नेतृत्व शुरू करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलित राजनीति की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि प्रदेश में दलित राजनीति का चेहरा है, उसके कार्यक्रमों की ये स्थिति है। पार्टी 9% वोटों पर है, एक विधायक है महज, लोकसभा का कोई सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं है और उत्तर प्रदेश ही उसका सबसे बड़ा गढ़ है। ऐसे में बहन जी के बारे में प्रत्याशियों को एक तरह से ये कह लीजिए कि अफवाह उड़ानी पड़ती है कि वो आ रही हैं ताकि कुछ भीड़ जुटे, लोग आएँ और ये माहौल कुछ दिन तक बनता है ताकि कुछ लोग आते हैं इस आस में कि बहन जी आएँ। अगर बहन जी के नाम में ही इतनी ताकत है तो फिर बहन जी जा क्यों नहीं रही हैं? ये दलित राजनीति का एक पहलू है। बहन जी की उम्र हो गई है, वो बहुत रैलियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से बसपा के छोटे-छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें से कम बहन जी एक जगह तो जा सकती हैं। दलित राजनीति का एक ये भी स्वरूप था। तो मान लीजिए बहन जी नहीं जा सकती हैं, तो आकाश आनंद, जो कि एक समय मायावती के उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी से निकाला गया, फिर वापस लाया गया, वो भी इन कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे हैं। अगर वो आप देखेंगे तो कभी वो 2-4 महीने पहले राजस्थान के किसी कार्यक्रम में तो दिख जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है। बहन जी अधिक रैलियां नहीं कर सकती, कुछ उनकी उम्र हो चली है। आकाश आनंद भी एक्टिव नहीं है, लेकिन बहन जी कुछ रैलियां तो कर ही सकती हैं और अगर बहन जी की रैलियां नहीं करेंगी तो फिर बहुजन समाज पार्टी का उद्धार कैसे होगा? ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए अगर प्रत्याशियों को ये कहना पड़ता है, एक उनसे निवेदन करना पड़ता है और बार-बार इलाके में बात गाँव-गाँव में कही जाती है कि बहन जी आ रही हैं, आप लोग फला जगह पहुँचिएगा और बाद में कहा जाता है कि बहन जी किसी वजह से नहीं आ पाईं या ये बात उन्हें पता होती है कि बहन जी नहीं आएँगी, उनकी तरफ से स्वीकृति नहीं मिली होती है, फिर भी बहन जी के नाम का असर है कि उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तब फिर बहन जी निकल क्यों नहीं रही हैं? उसकी वजह हो सकती है, एक उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र हो सकती है। चलिए उस पर अगर रुक जाते हैं तो आकाश आनंद क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये भी है और ख़ास तौर से तब नहीं निकल रहे हैं जब दलित राजनीति में एक बड़ी छटपटाहट है, उसके तमाम नए चेहरे उभर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी सत्ता परिवर्तन यात्रा जब मेरठ, बिजनौर, शामली जैसे ज़िलों में निकाली थी तो उन्हें बहुत समर्थन भी मिला था। उन इलाकों में काफ़ी भीड़ जुटी थी और 4-4 घंटे के लंबे संबोधन उन्होंने उन इलाकों में किए।
तो बहुजन समाज पार्टी के सामने एक और भी चुनौती है कि चंद्रशेखर आज़ाद उभर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर उनका कद कितना बढ़ेगा, वो खुद हालांकि सांसद हो चुके हैं और चुनावी गणित उनके माफिक कितना बैठेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के दलित चेहरों में एक एक्टिविस्ट के तौर पर वो पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं और पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश के दलित संगठन, दलित कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश में भी लोग उन्हें जानते तो हैं ही हैं। चंद्रशेखर की राजनीति अभी कोई बहुत पुरानी नहीं है और बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी निकल नहीं रही हैं, आकाश आनंद गायब हैं। तो जब चंद्रशेखर जैसे युवा चेहरे से मुकाबला है, तो अगर बहन जी नहीं निकल रही हैं तो कम से कम आकाश आनंद को तो निकलना ही चाहिए था। क्या अब एक स्पेस बन रहा है दलित राजनीति में? बहुजन समाज पार्टी की जो भी रणनीति हो और नए चेहरे उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर मायावती के इर्द गिर्द जिस किस्म का संकेंद्रण था, जिस तरह से दलित जातियां, मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी का शुरुआत में वोट जाटो वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन फिर लगभग सारी दलित जातियां, अति पिछड़ी जातियां, जिनकी स्थिति कई बार सामाजिक हालात जिनके कई बार दलितों जैसे हैं, वो भी बहन जी के पीछे खूब लगे। लेकिन अब बहन जी एक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, ये एक बार बीएसपी का टेम्पो हाई होता है, फिर थोड़ा सा लो हो जाता है। अभी लोग आकाश आनंद को देखना चाहते हैं, मायावती क्या कहती हैं ये देखना चाहते हैं, लेकिन काम विशंबर पाल से ही चलाया जा रहा है। विशंबर पाल भी अति पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, उनके जाने का असर होता है, लेकिन अगर बहन जी और आकाश आनंद जाएं तो कुछ और बात होगी। तो ऐसे में क्या एक जो दलित राजनीति में बढ़ती छटपटाहट और उसका स्पेस भरने की जगह है, उसमें चेहरे आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का हमने जिक्र किया ही, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पश्चिम के वो हैं, सहारनपुर देहात के नगीना से सांसद हैं और उन इलाकों में वो एक्टिव रहते हैं। और हो सकता है कि इस चुनाव में वो बहुत बड़ी ताकत के तौर पर ना उभरें, अगर किसी गठबंधन में न जाएं, लड़ें चुनाव और थोड़े वोट लाएं, लेकिन एक चेहरे के तौर पर, एक नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान तो बना ही ली है। अब एक दूसरी बात पर भी आते हैं। उत्तर प्रदेश ने भी अपना संगठन प्रभारी एक दलित को बना दिया है, एक ऐसे अम्बेडकरवादी को जो कि एक समय हिंदू देवी देवताओं की, अम्बेडकरवाद का जो कोर है, आलोचना किया करते थे और बहुत दलित मुद्दों को लेकर आक्रामक रहते हैं। सेप्टिक टैंक जैसे इशू, तमाम सारी बातें करते हैं जो एक्टिविज्म वाली राजनीति है। तो क्या कांग्रेस को भी ये इस बात को महसूस कर रही है कि एक समय तो दलित, जो कांग्रेस का समीकरण, जो कांग्रेस छतरी का राज हुआ करता था, कांग्रेस का अम्ब्रेला सिस्टम पूरे देश में चलता था, उस वक्त कहा जाता था कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान कांग्रेस का सबसे मजबूत और लॉयल वोटर है और उसी के सहारे वो सत्ता में रही है। कांग्रेस को क्या ये भनक लगी है या महज उसके तमाम प्रयोगों में वो कभी पिछड़ा तो कभी भूमिहार समाज के अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और संगठन प्रभारी भी बदलती रहती है? मसलन अगर अब इतना एकाएक कोई इसमें बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन, तो इसको नहीं मानेंगे या फिर कांग्रेस भी इसको बहुत शुरुआत से महसूस कर रही हो? ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले तो अविनाश पांडे प्रदेश के प्रभारी थे। अविनाश पांडे की छुट्टी की गई तो राजेंद्र पाल गौतम को बनाया गया। तो इसमें क्या ये माना जाए कि कांग्रेस भी अब इस ओर देख रही है कि उसे दलित पैठ बढ़ाने का एक मौका थोड़ा सा मिल सकता है? राजेंद्र पाल गौतम आए हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर राजनीतिक सक्रियता रही है दिल्ली में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में वो मंत्री भी रहे थे और यहाँ पर आकर भी वो थोड़ा सा वोकल हैं, अम्बेडकरवादी मुद्दों को उठाते हैं और उन्होंने बोलना शुरू किया है। तो अब शायद कांग्रेस भी इसकी कोशिश कर रही है। अब समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है दलितों को फिर से जोड़ने की। दलितों के साथ जोड़ने की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी, एक समय जब मुलायम सिंह और कांसीराम मिले थे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसे नारे लगे थे। और वो चुनाव जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहने के बाद हुआ था, उसमें 93 में जो चुनाव हुआ था और बसपा और सपा मिल के लड़े थे, कांसीराम और मुलायम की दोस्ती रंग लाई थी। इटावा के एक उपचुनाव में मुलायम ने कांसीराम का समर्थन किया था और उसी से एक तरह की पिछड़ा दलित एकता जैसा कुछ बना था और उस लोग कह रहे थे कि भाजपा बहुत आसानी से जीत जाएगी और उसमें इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पीछे छोड़ दिया था और अंत में बाद में सरकार भी बनाई थी। बाद में समर्थन वापसी के तमाम सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन फिर इसमें बीच में मुलायम सिंह की और मायावती जी की ज़्यादा बनी नहीं। समर्थन वापसी की बात हुई और उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस कांड जैसी भी बात हुई, जिसमें कोर जाटो वोटर और दलितों की कई जातियों ने एक तरह से समाजवादी पार्टी का साथ कुछ ऐसा छोड़ दिया कि इस तरह के विश्लेषण भी होने लगे कि ज़मीन पर पिछड़े और दलित एक साथ
राजनीति नहीं कर सकते, एक साथ वोट नहीं कर सकते और वास्तविक झगड़ा ही दलित और पिछड़ों के बीच में है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया, उसकी वजह तमाम सारी थी। एक संविधान बदलने, 400 सीटें ज़्यादा भाजपा की आ जाएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, जैसी बातें भी उसमें थीं और कुछ दलित समाजवादी पार्टी की तरफ गया। अखिलेश यादव उसका प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास की सबसे बड़ी धुरी है बहुजन समाज पार्टी के वही पुराने नेता जैसे आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, पासी बिरादरी से आते हैं, जितेंद्र दोहरे और नसीमुद्दीन भी उसमें गए हैं और उसकी भी उम्मीद है कि दलित लौटेंगे। तो एक समय जो दलित राजनीति का एक बड़ा पुख्ता ध्रुव बहन जी के तौर पर, मायावती के तौर पर बन गया था, क्या अब वो विभक्त होकर अलग अलग पार्टियों में जा रहा है? इसकी क्या वजह है? बसपा का कमज़ोर होना एक वजह है ही है। बसपा कमज़ोर हुई, लगातार क्रमिक तौर पर कमज़ोर होती गई, इसलिए दलितों ने दूसरे ठिकाने ढूंढने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी में भी दलित नेताओं की पूरी फौज है। लोग उसकी जो स्कीम्स हैं कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र की, उससे जो समाज का निम्नतम तबका है उसे थोड़ा मदद मिलती है और उसमें सबसे बड़ा लाभार्थी दलित वर्ग भी होता है। ऐसे में एक खास संख्या में वोटर और ख़ासतौर से उस समाज की महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जाती हैं। तो क्या अब मान लिया जाए कि दलित राजनीति के जिस ध्रुव का नेतृत्व मायावती जी ने एक समय बड़े जोरदार तरीके से किया था, वो अब विभक्त होकर सारी पार्टियों में जा रहा है, सारी पार्टियां उसमें आस लगाए हैं और उसके वोटों में कुछ उसी तरह का बदलाव देखा जा सकता है। भाजपा के पास भी तमाम सारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद, जो कि कानपुर के थे, उनको दलित थे, राष्ट्रपति बनाया। इस समय भी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, संदेश देने की उसकी पूरी कोशिश है। मंत्रिमंडल में तमाम सारे दलित चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को भी अपने तरह से अडॉप्ट करके इस समुदाय में अपनी जगह बनाए हुए है। सपा को 2024 में सफलता मिली, उसकी भी कोशिशें जारी हैं। कांसीराम जयंती के मौके पर उन्होंने पीडीए दिवस भी मनाया था। इसका एक कारण तो बसपा का कमज़ोर होना, दूसरी पार्टियों की कोशिशें दलितों में, क्योंकि अब उन्हें भी लगता है कि ये समीकरणों में, अगर आपको समीकरणों में बने रहना है तो आपको हर पार्टी का वोट, हर समुदाय का वोट आना चाहिए। आप किसी एक समुदाय या किसी एक बिरादरी की पार्टी या किसी एक उसका पार्टी नहीं हो सकती हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि बहुजन समाज पार्टी में अगर मायावती और आकाश आनंद नहीं आएंगे तो ये जातियाँ क्या इसी तरह अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के पीछे लगेंगी, या फिर इनका कुछ एक समग्र प्लान होगा, बहुजन समाज पार्टी वैसे आएगी और फिर से दलित वोटों पर वैसी ही दावेदारी करेगी? अभी तक की रणनीति से तो ऐसा नहीं लग रहा है और बहन जी भी दलित मुद्दों के बजाय ब्राह्मण मुसलमान समीकरण, ब्राह्मणों के वोट, ब्राह्मणों को टिकट, मुसलमानों को टिकट, शायद वो अभी भी ये मान के चल रही हैं कि दलित समुदाय तो उनको वोट देगा ही। हालांकि ज़मीन पर ये भी बताते हैं कि अब उनके पास मैक्सिमम जाटो समुदाय का वोट बचा है और दूसरी जातियां अपने ठिकाने तलाश रही हैं। बसपा का कमज़ोर होना, दूसरी पार्टियों की कोशिश, इसकी एक वजह है ही। दूसरी वजह यह भी है कि दलितों में भी अब अलग अलग जातियां अलग अलग किस्म से प्रतिनिधित्व चाहती हैं। हर जाति में नेता हैं। बीजेपी ने इनका ब्रैकेट बड़ा किया है। वाल्मीकि समाज से, खटिक समाज से नेता खड़े किए हैं स्थानीय स्तरों पर, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। यही कोशिश लगभग समाजवादी पार्टी भी कर रही है। वो ये देखती है कि किस पार्टी का कहाँ पर बड़ा नेता नहीं है और वहाँ पर उस समाज से, पिछड़ों में भी ये कोशिश उसकी जारी है। खैर, ये सब कवायद चलती रहेगी, लेकिन क्या बीएसपी के तौर पर जो दलित समाज का एक मजबूत थ्रू हुआ करता था, वो छीण छीण होते होते क्रमिक तौर पर कमज़ोर हो रहा है? बसपा को एकाएक नहीं कमज़ोर हुई है, होते होते इतना कमज़ोर हो गया है कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दलितों का वोट आपको हर तरफ विभक्त होता हुआ दिखे, या फिर उसकी कोई नई पेशबंदी करेंगी। सबसे बड़ी दावेदार मायावती जी हैं, बसपा ही है। वो कुछ इसके लिए नया करेंगी, बहन जी कोई नई तरकीब निकालेंगी, या वह केवल ब्राह्मण मुसलमान समीकरणों के सहारे मान के वो प्लस दलित वोट जोड़ के की राजनीति पर ही चलेंगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।